हेलो सर, माई सेल्फ रणदीप सिंह और मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश धर्मशाला का एमए सेकंड सेम हिस्ट्री डिपार्टमेंट स्टूडेंट हूँ। हिस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से जो हमें टॉपिक चूज दिए गए थे, जिनमें जैसे आर्ट एंड आर्किटेक्चर की ओर से, तो मैंने जो दो विषय चूज किए हैं उनमें एक है मौर्य काल की दरबारी कला और लोकप्रिय कला, दूसरा है भारतीय मंदिरों की स्थापत्य शैलियाँ। तो मैं बताना चाहूँगा मौर्य काल की दरबारी कला और लोकप्रिय कला। मौर्य काल में भारतीय स्थापत्य कला और धार्मिक संरक्षण प्राप्त हुआ। मौर्य वंश के शासकों ने अपने साम्राज्य के समय स्थापत्य की ओर भी ध्यान दिया। मौर्य काल दो भागों में विभक्त की गई है, जिसमें एक है दरबारी कला और दूसरा है लोकप्रिय कला। दरबारी कला को एक प्रकार से दरबारी पहल भी कहा जाता है या इसे राज दरबारी कला भी कहा जाता है। दरबारी कला में आते हैं महल, स्तंभ और स्तूप, और लोकप्रिय कला में आते हैं मृदभांड और मूर्तियाँ और मूर्तिकला, मृदभांड, मूर्तियाँ और चित्रकला इत्यादि। दरबारी कला में जैसे मैंने बात की महल की, तो महल में का सबसे अच्छा उदाहरण हमें चंद्रगुप्त मौर्य के समय का मिलता है। इसके बारे में एरन का कहना है कि यह एक बेतना और सूसा के मुकाबले कई उत्कृष्ट कला का परिचायक है। चीनी यात्री फायान का मानना है कि यह जो महल जो निर्मित किया गया है, इसे मानवों ने नहीं बल्कि देवों ने निर्मित किया है। दूसरा आता है स्तूप। स्तूपों का निर्माण अशोक के काल में अधिक हुआ। ऐसा मान इनकी संख्या ज्ञात नहीं है, लेकिन लगभग ये माना जाता है कि ये 300 के करीब लगभग थे। स्तूपों का जो परिदृश्य था उसमें धर्म परिचायक ज़्यादा अधिक रहा था। स्तूपों का निर्माण बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए किया गया था। उसमें राज आदेश और बौद्ध के उपदेश भी निर्मित किए गए थे। दूसरे आता है स्तूप। स्तूपों का निर्माण भी दूसरा आता है स्तूप। स्तूपों का निर्माण भी अशोक के समय में हुआ है, और स्तंभों का निर्माण भी अशोक ने ही कराया है। इसके बाद आती है लोकप्रिय कला। लोकप्रिय कला में जैसे मैं बात की मैंने मूर्तिकला। मूर्तिकला में हमें यक्ष और यक्षिणी की दो मूर्तियाँ मिलती है, जिनकी नक्काशी बहुत उत्कृष्ट की गई है। इनका पहनावा के बारे में बात करूं तो सिर पर पगड़ी, गले में तिकोना हार और बाजूबंद इत्यादि हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद बात करें मृदभांड की। मौर्य काल से हमें प्राप्त उत्खनन से प्राप्त हमें कुछ मृदभांड मिले हैं, जिनमें पॉलिशदार चमकदार मृदभांड मिले हैं। उनमें नक्काशी की गई है, जिससे ये पता चलता है कि मौर्य काल में इसके साथ साथ मृदभांडों को भी अधिक महत्व दिया जाता था। ये मृदभांड उनके उपभोग के लिए या प्रयोग की गई वस्तुओं द्वारा ही किए होते थे। ये मृदभांड जो निर्मित होते थे, इन्हें मिट्टी, कच्ची मिट्टी या पॉलिशदार चूनेदार पत्थरों से भी बनाया जाता था। इसके बाद मैं बात करूंगा भारतीय मंदिरों स्थापत्य कला की शैलियाँ। तो भारतीय मंदिरों में जो प्रयोग की गई शैलियाँ थी, उनमें तीन प्रमुख थी, जिनमें नागर शैली, द्रविड़ शैली और वेसर शैली। इन तीनों शैलियों का उत्थान और उद्भव और विकास अलग अलग समय में हुआ। जैसे नागर शैली का उद्भव और विकास मौर्य उत्तर काल के बाद माना जाता है, यानी कि मौर्य उत्तर काल के बाद गुप्त काल के समय अधिक हुआ माना जाता है। नागर शैली में बने मंदिरों की कलाकृति बहुत ही सुंदर होती थी, हालांकि उनमें उतना अधिक प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद आती है द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली का उत्थान और उद्भव पल्लव, चोल और विजयनगर के समय में हुआ, यानी कि 7वीं और 8वीं शताब्दी के लगभग दक्षिण भारत में इनका अधिक हुआ। द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिरों में नक्काशी की गई जाती थी, उनमें जो ऊपर गुंबद भी होते थे। उसके बाद आती है वेसर शैली। वेसर शैली का जो बनावट है वो नागर शैली और द्रविड़ शैली से मिलजुल जुल कर बनी है। इसका जो उद्भव हुआ वो बाद के शासकों में हुआ, जैसे होयसल के राजवंशों ने किया है। इससे निर्मित मंदिरों में गुंबद तो होते थे, साथ में सीढ़ियाँ भी होती थी, और जो एक अलग देखने को मिलता हुआ चंद्रमा आकार का गुंबद होते थे, जो कि होयसल के राजवंशों ने किया गया है। इससे पता चलता है कि प्राचीन भारत में मौर्य काल के बाद जो स्थापत्य के एक नई पृष्ठभूमि देखने को मिलती है, बहुत ही उत्कृष्ट थी
और दक्षिण भारत में प्रचलित द्रविड़ शैली, नागर शैली, वेसर शैली, ये तीनों शैलियाँ आज भी हमारे भारतीय मंदिरों की स्थापत्य के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण बनी हुई हैं। इनसे निर्मित मंदिर जैसे दशावतार मंदिर, सूर्य कोणगढ़ मंदिर और भी कई प्रसिद्ध मंदिर है इत्यादि है। अतः इस सब के बारे में जो विस्तृत जानकारी है वो मैंने असाइनमेंट के तौर पे सबमिट की गई है। धन्यवाद।